पहला सेशन है और सर आपको जिसमें मेरी आवाज आ रही है? जो है वो हेलो। कार्डियोलॉजी के क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट केस है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर मेरी आवाज़ सब तक जा रही है। एक मिनट रुकिएगा। हेलो। सर लेक्चर शेयर कर रहे हैं पहले। सर मैं आपको ऐड करवाना चाह रहा हूँ। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही सर माइक में? नहीं, नहीं आ रही। सर माइक कनेक्ट करवाएं, इनको बोलें और लेक्चर शेयर करें, स्क्रीन शेयर करें तो स्टूडेंट को कुछ भी जी। नजर नहीं आ हाँ, रहा, अब क्या आपकी करूँ मैं? आवाज भी नहीं जा रही। हाँ। स्क्रीन शेयर करें, लेक्चर ऑन करें, अपना लेक्चर शेयर करें। जी। स्क्रीन शेयर में। हेलो। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर में, आज तो क्लिनिकल पोस्टिंग का था ना, इसलिए मैंने तो वर्बली बताना था। हाँ, मेरा ऑडियो ही चलेगा क्योंकि ये तो क्लिनिकल पोस्टिंग का है ना। क्लिनिकल पोस्टिंग में हम तो उसमें प्रेजेंटेशन तो नहीं बताते। जी। ओके। तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है और इस हवाले से कोई प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाई है। वर्बली मैं आपको लेक्चर पे सिर्फ बता दूंगा कि क्लिनिकली कार्डियोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्या है। सबसे पहले जब हम किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्ट्री है। सपोज हिस्ट्री में हम क्या चीज़ें पूछते हैं। हिस्ट्री में हम पूछते हैं, सपोज हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट होते हैं वो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के होते हैं। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी एसीएस के होते हैं, जिसमें अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटीएमआई और एसटीईएमआई। अनस्टेबल एंजाइना की डेफिनेशन ये है कि न्यू ऑनसेट एंजाइना या वर्सनिंग एंजाइना, और जब उसी एंजाइना में अगर ट्रोपोनिन्स पॉजिटिव आ जाए और ईसीजी में एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हो जाए तो उसको नॉन एसटीएमआई कहते हैं। अगर एसटी सेगमेंट एलिवेट हो जाए तो उसको एसटीईएमआई कहते हैं। तो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम हिस्ट्री देते हैं। तो हिस्ट्री में हमें पेशेंट बताता है कि चेस्ट पेन की हिस्ट्री है। चेस्ट पेन से मुराद के हम पूछते हैं कि दर्द कहाँ पर होता है। तो जो टिपिकल कार्डियक पेन होता है वो सेंट्रल चेस्ट पेन होता है और जो रेडिएट करता है जॉ में और लेफ्ट आर्म में। तो पेशेंट की हिस्ट्री ये होगी कि सेंट्रल चेस्ट पेन रेडिएट टू द जॉ एंड द लेफ्ट आर्म। उसके बाद जो है हम पूछेंगे कि ये ड्यूरेशन सडन ऑनसेट था, ग्रेजुअल ऑनसेट है। समटाइम ये होता है कि स्टेबल एंजाइना जो इनिशियली वॉकिंग पे हो रहा था अब वो रेस्ट पे होना शुरू हो गया है, तो उसको हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। अगर हम उसकी ईसीडी करेंगे, उसमें ईसीडी चेंजेस हैं, तो मजीद हम उसके कार्डियक एंजाइम्स करेंगे। अगर कार्डियक एंजाइम्स पॉजिटिव आते हैं तो उसको हम अक्यूट एमआई लेबल करते हैं। और उसके बाद जो हम जो नेक्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहले क्लिनिकली इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्ट्री, उसके बाद एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद हम फाइनल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट ये है कि हम सस्पेक्ट क्या कर रहे हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा जो डायग्नोसिस होता है वो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है। अगर किसी को अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम चेस्ट पेन की हिस्ट्री लेंगे, रिस्क फैक्टर्स की हिस्ट्री लेंगे कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। बेसिकली ब्रॉडली स्पीकिंग हम रिस्क फैक्टर्स को जो है वो दो में डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक वो होते हैं वो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, उसको हम सीजेड कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जो हमारे पास होते हैं वो ये होते हैं कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और जो है मेल जेंडर है। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है। तो हिस्ट्री में हमने सबसे पहले पेन की हिस्ट्री ली, उसके बाद हमने रिस्क फैक्टर्स पूछे। उसके बाद हम जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अपार्ट फ्रॉम द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हम कार्डियक एग्जामिनेशन पे आते हैं। कार्डियक एग्जामिनेशन में एग्जैक्टली एल्मा हसन जो है उन्होंने मैसेज किया है कि कोमॉर्बिड्स और फैमिली हिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री सिग्निफिकेंट है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री हम तब कहते हैं जब हमारे पास एज फीमेल में 45 से कम हो और मेल में 50 से कम हो और उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो उसको हम प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। और अगर किसी को प्री मेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो उसको हम फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव कहते हैं। या किसी की डिसलिपिडीमिया यानी
हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की हिस्ट्री है तो उसको भी वो भी फैमिलियल में रन करती है। और कोमोर्बिड्स में जो हमारे पास होता है, कोमोर्बिड्स में हमारे पास डायबिटीज है। डायबिटीज इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। अगर किसी की पुअरली कंट्रोल डायबिटीज है तो उसको प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो हिस्ट्री के बाद जब हम एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जामिनेशन में वही हमारा प्रोटोकॉल होता है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। मैं कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ। कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम कंसेंट लेते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है, मैं आपका दिल का मुआयना करूंगा, इजाज़त है? अगर वो इजाज़त देता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। इंस्पेक्ट उसके बाद हम पेशेंट की पोजीशन बनाते हैं, पेशेंट को 45 डिग्री पे लेटाते हैं और जो है उसका जो चेस्ट है वो उसको एक्सपोज करते हैं ताकि हमें इंस्पेक्शन में आसानी हो। फिर हम फुट एंड पे जाके हम इंस्पेक्शन करते हैं, कोई विजिबल स्कार मार्क तो नहीं है, प्रीवियस कार्डियक सर्जरी की कोई वो तो नहीं है, विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, या कोई चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, और रेस्पिरेटरी पैटर्न जो है वो कैसा चल रहा है। जो इंस्पेक्शन में हमारी चीज़ें, ये हम चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, कोई विजिबल स्कार मार्क तो नहीं है, प्रीवियस कार्डियक सर्जरी या कोई और सर्जरी का स्कार मार्क तो नहीं है, और रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो है वो नॉर्मल है या नहीं है, टैकीपेनिक तो नहीं है। इंस्पेक्शन के पास बाद हम जो आते हैं वो पैल्पेशन पे आते हैं। पैल्पेशन में सबसे पहले हम जो देखते हैं वो अपेक्स बीट को लोकलाइज करते हैं। नॉर्मली हमारी अपेक्स बीट जो है हम अपना राइट हैंड चेस्ट पे पुट करते हैं और उसको जो है वो मैक्सिमम पल्सेशन जो हमारे हाथ को हिट करती है उसको हम पिन पॉइंट करते हैं फिंगर से, और उसको फिर मेजर करते हैं कि स्टर्नम से कितना डिस्टेंस है और ऊपर हम किस लाइन पे हैं। क्लेविकल से हम कंपेयर करते हैं कि मिड क्लेविकुलर लाइन पे है या लेटरल क्लेविकुलर लाइन पे है या एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे है। तो नॉर्मली जो हमारी अपेक्स बीट होती है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे होती है और मिड क्लेविकुलर लाइन पे होती है। अगर वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे आ रही है तो उसको हम डिस्प्लेस्ड कहेंगे, या अगर हम स्केल से मेयर कर लें 10 सेंटीमीटर तक नॉर्मल होती है, अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ रही है तो उसको हम कार्डियोमेगली कहेंगे या डिस्प्लेस्ड हार्ट कहेंगे। पैल्पेशन में एक और हम चीज़ देखते हैं कि कोई मरमर वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई एडेड साउंड तो हमें फील नहीं हो रहा। समटाइम ये होता है कि किसी को वल्वुलर हार्ट डिजीज है और वो बहुत ही एडवांस है तो हमें पैल्पेबल मरमर मिलता है, यानी उसको हम कहते हैं थ्रिल। तो थ्रिल तो हमें नहीं मिल रहा। थ्रिल हम जेड पोजीशन में देखते हैं, यानी पहले हाथ हम जो है हॉरिजॉन्टल रखेंगे ओवर द अपेक्स बीट, फिर हम वर्टिकल लेफ्ट पैरास्टर्नल एरिया पे रखेंगे, फिर हम दोबारा हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ द हार्ट जिसको हम कहते हैं एओर्टिक वॉल और पल्मोनिक वॉल को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो थ्रिल आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको हम पल्स के साथ मेजर करेंगे, सिस्टोलिक थ्रिल है या डायस्टोलिक थ्रिल है। तो मैं आपको बताता चलूं कि सिस्टोलिक थ्रिल हम कब कहते हैं, डायस्टोलिक थ्रिल हम तब कब कहते हैं। जो पल्स के साथ आएगा वो सिस्टोलिक होगा, जो पल्स के बाद या पल्स से पहले आएगा वो डायस्टोलिक होगा। इसी तरीके से हम जो है वो मरमर भी इसी तरीके से क्लासीफाई करते हैं कि अगर किसी को सिस्टोलिक मरमर आ रहा है या डायस्टोलिक मरमर आ रहा है तो मरमर को हम सबसे पहले सुनते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि मैक्सिमम किस एरिया पे आ रहा है, माइटल वॉल एरिया पे आ रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल एरिया पे आ रहा है, पल्मोनिक वॉल पे आ रहा है, या एओर्टिक वॉल एरिया पे आ रहा है। अगर जो है वो मरमर जो है वो मैक्सिमम किस एरिया में आ रहा है, माइटल वॉल पे आ रहा है, तो फिर हम दूसरी बात जो देखेंगे, जो दूसरी बात जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि जो मरमर आ रहा है, जो माइटल वॉल पे मैक्सिमम आ रहा है, वो सिस्टोलिक है या डायस्टोलिक है। यानी जो सिस्टोलिक मरमर होता है वो माइटल रिगर्जिटेशन का होता है, जो डायस्टोलिक मरमर होता है वो माइटल वॉल स्टेनोसिस का होता है। तो हम पल्स के साथ कंपेयर करके देखेंगे हम कि अगर मरमर पल्स के साथ आ रहा है तो वो सिस्टोलिक मरमर है, अगर पल्स के बाद या पल्स से पहले आ रहा है तो उसको हम डायस्टोलिक मरमर कहते हैं। ठीक है, आई एम श्योर यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले जो होता है वो कॉन्सेंट होता है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है, मैं आपके दिल का मुआयना करूंगा, इजाज़त है? आपका नाम क्या है? उसके बाद हम पेशेंट की कंफर्ट को देखते हुए पेशेंट का चेस्ट एक्सपोज करेंगे।
आइडियली बेहतर ये होता है कि शर्ट रिमूव कर दे, लेकिन अगर पूरा एक्सपोज हो रहा है तो हमारे सर्कमस्टेंसेस में उसको बेहतर तरीके से हम एक्सपोज कर सकते हैं। तीसरा, उसको 45 की डिग्री पे लेटाना है। 45 पे, क्योंकि आगे चल के हमने जुगुलर वेनस प्रेशर देखना है, जेवीपी देखनी है कि जुगुलर वेन डिस्टेंडेड तो नहीं है, इसलिए हम उसको फ्लैट नहीं लेटाएंगे, 45 डिग्री पे लेटाएंगे। तो ये पेशेंट जो है प्रॉपर अम्बलाइकस तक कवर्ड होना चाहिए बेडशीट के साथ। फिर हम जो है फिर हम देखते हैं कि जो है वो इंस्पेक्शन पे आते हैं। इंस्पेक्शन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई विजिबल पल्सेशन तो नहीं है, विजिबल स्कार मार्क पेरिफेरल कास्टिक सर्जरी या कोई और सर्जरी का तो नहीं है, कोई ग्रॉस चेस्ट डिफॉर्मिटी तो नहीं है, रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसा है या स्किन कलर वगैरह कैसा है, वो हम सारी चीज़ें या कोई और पॉजिटिव फाइंडिंग हमें मिलती है तो हम जो इंस्पेक्शन पे हमें मिल सकती है। उसके बाद हम पेल्पेशन पे आए थे। पेल्पेशन में सबसे पहले हमने अपेक्स बीट को लोकलाइज किया। अपेक्स बीट को लोकलाइज, नॉर्मली अपेक्स बीट लोकलाइज जो होती है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन पे होती है। उसको हम डिस्प्लेस्ड कब कहते हैं, जब वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे चले जाए, या अगर हम मेजरिंग टेप से मेजर करें तो वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा चली जाए तो उसको हम डिस्प्लेस्ड अपेक्स बीट कहते हैं। जितने भी रिगर्जिटेंट लीजन होते हैं, जैसे एर्टिक रिगर्जिटेशन या माइटल वॉल रिगर्जिटेशन, या अगर किसी को हार्ट फेल्यूर है और एलवी फंक्शन डाउन है तो उसमें हमें डायलेटेड हार्ट मिलेगा, अपेक्स बीट डिस्प्लेस्ड मिलेगी। और जितने भी स्टेनोटिक लीजन है उसमें जो है वो स्टेनोटिक लीजन्स जो होते हैं उसमें हमें डिस्प्लेस्ड हार्ट नहीं मिलेगी। फिर हम आए थे ऑस्कल्टेशन पे। ऑस्कल्टेशन पे हमने ये सीखा कि ऑस्कल्टेशन पे हमें मर्मर, यूजुअली हमें जो है वो हार्ट पे मर्मर मिलते हैं। अगर मर्मर है तो मैक्सिमम किस एरिया पे आ रहा है, माइटल वॉल एरिया पे आ रहा है, ट्राइकस्पिड वॉल एरिया पे आ रहा है, पल्मोनिक वॉल एरिया पे आ रहा है और एर्टिक वॉल एरिया पे आ रहा है। जो माइटल वॉल एरिया होता है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, अगेन जहाँ पे हमें अपेक्स बीट मिली है वो माइटल वॉल्व एरिया होता है। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व एरिया होता है वो उसी लाइन में लेफ्ट पैरास्टर्नल यानी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट पैरास्टर्नल एरिया में आता है। जो पल्मोनिक वॉल्व एरिया होता है वो लेफ्ट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आता है। जो एयोटिक वॉल्व एरिया होता है वो राइट साइड पे, राइट साइड ऑफ स्टर्नम सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आता है। ऐसे हम एरियाज को डिवाइड किया है क्योंकि जब भी कोई मर्मर हमें मिलता है वो थ्रू आउट द चेस्ट मिल रहा होता है। अगर हम चेस्ट पे कहीं पे भी रखेंगे, अगर मर्मर लाउड होगा तो हमें सुनाई देगा, लेकिन हमने पिक वो करना है जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो, यानी जहाँ पे इंटेंसिटी मर्मर की ज्यादा हो वो उस वाल्व का डिफेक्ट होता है। अगर माइट्रल वाल्व पे इंटेंसिटी ज्यादा है तो वो माइट्रल वाल्व का डिफेक्ट है। अगर एयोटिक वाल्व पे इंटेंसिटी ज्यादा है तो एयोर्टिक वाल का डिफेक्ट होता है। तो सपोज हमारे, अगर हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं और पेशेंट का अपेक्स बीट पे यानी माइटल वाल्व एरिया पे हमें सिस्टोलिक मर्मर मिलता है तो उसके डिफरेंशियल हम बनाते हैं कि यहाँ पे अगर सिस्टोलिक मर्मर यानी पल्स के साथ मर्मर आ रहा है तो उसके डिफरेंशियल क्या क्या हो सकते हैं। डिफरेंशियल, एक माइटल रिगर्जिटेशन हो सकता है, दूसरा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है, तीसरा इवन ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन हमें इसी एरिया में मिल सकता है। तो तीन डिफरेंशियल हमें बनते हैं, माइटल रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो हम क्लिनिकली तीनों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि फाइंडिंग क्या है, हम बताएंगे कि सिस्टोलिक मर्मर है। फिर एग्जामिनर पूछेगा हमें कि ग्रेड ऑफ मर्मर क्या है, तो सपोज हमें पैल्पेबल थ्रिल मिलता है तो उसको ग्रेड 4 मर्मर कहते हैं। अगर इजीली ऑडिबल मिलता है तो उसको ग्रेड 3, अगर डिफिकल्टी के साथ ऑडिबल मिलता है तो ग्रेड 2 होता है, अगर वेरी डिफिकल्ट टू ऑडिबल होता है तो ग्रेड 1 का मर्मर होता है। तो एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि फाइंडिंग क्या है, हम कहेंगे कि सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है ग्रेड 4 का माइटल वॉल एरिया पे। तो वो पूछेगा कि आपका डायग्नोसिस क्या है, तो हम फंस जाएंगे कि ये माइटल रिगर्जिटेशन है क्योंकि सिस्टोलिक मर्मर यहाँ पे एमआर का आता है, या जो है वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का मर्मर है, या जो है वो जो है वीएसडी है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो इसके कुछ मैनूवर्स हैं, तीनों को डिफरेंशिएट करने के मैनूवर्स हैं। एक होता है कि जो जितने भी राइट साइडेड मर्मर है यानी ट्राइकस्पिड या पल्मोनिक वाल्व के,
वो हम पेशेंट को डीप इंस्पायरेशन का कहेंगे, तो डीप इंस्पायरेशन पे वो वर्स हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसी तरीके से जितने भी लेफ्ट साइडेड मर्मर हैं, जैसे एओर्टिक वाल्व का है या माइट्रल वाल्व का है, वो एक्सपायरेशन पे वर्स होते हैं, खराब होते हैं। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, वो उसका इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल ये है कि हमें मर्मर मिल रहा है, हम पेशेंट को कहेंगे डीपली इंस्पायरेट करें, फिर एक्सपायरेट करें, यानी सांस लंबा अंदर लेना है, फिर बाहर निकालना है। अगर सांस लंबा लेने से मरमर खराब होता है, वर्स होता है या और प्रोमिनेंट होता है, तो मतलब ट्राइकस्पिड का डिफेक्ट है। अगर एक्सपायरेशन पे मरमर वर्स होता है, खराब होता है या ज्यादा अच्छा सुनाई देता है, तो माइट्रल रिगर्जिटेशन का है। और अगर रेस्पिरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता मरमर पे, तो मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मरमर है। तो इसी तरीके से अगर हमें पल्मोनिक एरिया में कोई मर्मर मिल रहा है, हम उसको डीप इंस्पायरेट कराएंगे। डीप इंस्पायरेशन से होता क्या है कि वीनस रिटर्न बढ़ता है। जब वीनस रिटर्न बढ़ेगा तो राइट साइडेड कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। जब राइट साइडेड कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो मर्मर की इंटेंसिटी और प्रोमिनेंट हो जाएगी और अच्छी सुनाई देगी। तो इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट साइडेड का देखें तो एक्सपायरेशन से वो अच्छा हो जाता है, तो पल्मोनरी वीनस रिटर्न एक्सपायरेशन में बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो उससे मरमर और प्रोमिनेंट हो जाता है और अच्छा सुनाई देता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि सिस्टोलिक मरमर किस किस चीज में आते हैं, तो हमारा डिफरेंशियल यानी अपेक्स ऑफ द हार्ट पे अगर सिस्टोलिक मर्मर मिलता है तो 3 डिफरेंशियल बनते हैं हमारे: माइट्रल रिगर्जिटेशन, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो हमने देख लिया। इसी तरीके से अगर हमें माइट्रल स्टेनोसिस के लिए देखना है, तो स्टेनोसिस में मैंने आपको बताया कि माइट्रल स्टेनोसिस में हमें डायस्टोलिक मर्मर मिलता है। यानी डायस्टोलिक मर्मर का डायस्टोलिक मर्मर कैसे हम कहेंगे, जब हम मर्मर को सुनते हुए साथ में पल्स पे हाथ रखेंगे, कैरोटिड पल्स पे या रेडियल पे या फेमोरल पे। अगर पल्स के साथ मरमर आ रहा है तो सिस्टोलिक है, अगर पल्स के बाद या पल्स से पहले आ रहा है तो डायस्टोलिक मरमर है। सपोज अगर माइट्रल वॉल एरिया पे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें मरमर मिल रहा है और उसको जो है हमने पल्स के साथ देखा, तो पल्स के बाद आ रहा था या पल्स से पहले आ रहा था, पल्स के साथ नहीं आ रहा था, तो उसको हम डायस्टोलिक मरमर कहते हैं। तो डायस्टोलिक मर्मर जो होता है वो माइट्रल स्टेनोसिस का होता है। अगर हमें डिफिकल्टी से ऑस्कल्टेट होता है तो अगेन हम जो है वो डीप इंस्पायरेट कराएंगे, तो उसे मरमर की जो इंटेंसिटी है वो बेहतर हो जाती है। अब हम आते हैं जो आयोटिक वाल्व पे। आयोटिक वाल्व का मरमर जो होता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होती है वो राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आती है। राइट राइट साइड पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे आती है। और जो है जो एयोर्टिक स्टेनोसिस का मरमर होता है वो सिस्टोलिक मरमर होता है, और जो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर होता है वो डायस्टोलिक मरमर होता है। एक सवाल आया है महाम फातिमा का कि कैन यू रिपीट द मरमर। ओके, हमारे पास जो वाल्व्स हैं, वाल्व एरियाज में डिवाइड किया है हमने चेस्ट को। हमने चेस्ट को जो है वो 4 एरियाज में डिवाइड किया है: माइटल वाल्व एरिया, ट्राइकस्पिड एरिया, और पल्मोनरी एरिया, और जो है वो हमारा एयोर्टिक वाल्व एरिया। तो जो माइटल वाल्व एरिया होता है वो हमारा होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, जहाँ पे हमने अपेक्स बीट को लोकलाइज किया था। और जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व एरिया होता है वो लेफ्ट पेरास्टर्नल एरिया पे होता है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, लेफ्ट साइड स्टर्नम के। जो हमारा पल्मोनिक वाल्व एरिया होता है वो लेफ्ट साइड स्टर्नम के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है। और जो हमारा एयोर्टिक वाल्व एरिया होता है वो राइट साइड के स्टर्नम पे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होता है।
तो हम जब भी ऑस्कल्टेट करेंगे हमने चारों एरियाज को ऑस्कल्टेट जरूर करना है। और अगर हमें कोई एडेड साउंड नहीं मिल रहा तो हमने मैनूवर कराना है। मैनूवर में डीप इंस्पायरेशन, डीप एक्सपायरेशन कराना है, या हमने जो है वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसे हैंड ग्रिप वगैरह, रैपिड हैंड ग्रिपिंग करनी है, ताकि जो है वो हार्ट का रेट बढ़ेगा तो हमें जो है वो मरमर जो नहीं सुनाई दे रहा था नॉर्मल हार्ट रेट पे, वो भी हमें सुनाई देगा। तो हम माइट्रल वाल्व के बाद हम आए थे एयोटिक वाल्व एरिया पे। जो एयोटिक वाल्व के मरमर्स होते हैं, जैसे एयोटिक स्टेनोसिस में जो मरमर आता है वो सिस्टोलिक मरमर होता है, और वो रेडिएट करता है कैरोटिड्स में। सपोज हमने अपना स्टेथोस्कोप राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे रखा, और जो है वो हमने जैसे ही सुना मरमर है, और पल्स के साथ हमने मैच किया तो पल्स के साथ आ रहा है, और उसको हम सिस्टोलिक मरमर कहते हैं, और वो रेडिएट करता है कैरोटिड्स में, तो वो एयोटिक स्टेनोसिस का मरमर है। इसी तरीके से अगर हम एयोटिक वाल पे रखते हैं, जो मरमर आ रहा है वो डायस्टोलिक मरमर आ रहा है, यानी पल्स के बाद आ रहा है या पल्स से पहले आ रहा है, तो वो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन का मरमर आता है। तो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन के साथ हमें पेरिफेरल पल्स के साइन भी मिलते हैं। पेरिफेरल पल्स के साइन हमें एयोर्टिक वाल्व डिजीज में क्या क्या मिलते हैं, जैसे स्लो राइजिंग पल्स। हम पल्स पे हाथ रखेंगे कि ग्रेजुअली पल्स जो है वो आस्ता आस्ता से बेहतर हो गई है, फिर स्लो हो रही है, फिर आस्ता आस्ता से बेहतर हो गई है, तो उसको हम स्लो राइजिंग पल्स कहते हैं। जो स्लो राइजिंग पल्स है वो फीचर है एयोर्टिक वाल्व स्टेनोसिस का। जो एयोर्टिक रिगर्जिटेशन के है वो कोलैप्सिंग पल्स है। कोलैप्सिंग पल्स, या जिसको हम वाटर हैमर पल्स कहते हैं। वाटर हैमर पल्स क्या होती है? वाटर हैमर पल्स जो होती है, अगर उसका हम तरीका देखें कि हम पेशेंट को बिठाएंगे और उसकी जो है वो रेडियल पल्स जो है वो अपने ग्रिप के साथ, यानी अपने हाथ से ग्रिप करेंगे उनकी रेडियल पल्स को देखने के लिए। बिल्कुल जो है हाथ के साथ पैल्पेट करेंगे, फिंगर्स के साथ पैल्पेट नहीं करेंगे। और पेशेंट से पूछेंगे कि आपको जॉइंट में पेन तो नहीं है, एल्बो जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट में, या जो है शोल्डर जॉइंट में। जैसे ही हम पल्स हमें फील होना शुरू हो जाएगी तो हम दूसरे हाथ से, यानी हमने लेफ्ट हैंड से पल्स को फील किया और राइट हैंड से पेशेंट का हाथ को रैपिडली एलिवेट करेंगे। अगर रैपिडली एलिवेट करने से पेशेंट की जो पल्स है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी, यानी हमें इनिशियली पल्स बहुत तेज फील होगी, फिर आस्ता आस्ता से पल्स जो है हल्की फील होना शुरू हो जाएगी। तो इसको हम वाटर हैमर पल्स कहते हैं या कोलैप्सिंग पल्स कहते हैं। ये हमें मिलती है एयोर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन में। एयोर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन में और 12 साइंस है, 12 साइंस है जो हम पेरिफेरल में देख सकते हैं, जिसमें हमें पिस्टल शॉट फेमोरल, अगर हम फेमोरल आर्टरी पे अपना स्ट्रेथोस्कोप रखेंगे तो जैसे पिस्टल शॉट होता है, पिस्टल फायर करता है, इसी तरीके से हमें फायर करती हुई फेमोरल आर्टरी मिलेगी। और हमें जो है अगर हम पेशेंट का यूवुला देखेंगे तो यूवुला राइट और लेफ्ट को टर्न कर रहा होगा, तो उसको हम जो है वो उसको भी हम देख सकते हैं। उसके साथ हमारा जो है वो कैरोटिड्स को देखेंगे कि कैरोटिड्स की पल्सेशन हमें विजिबल मिलेगी दोनों तरफ एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में। यानी विजिबल कैरोटिड्स हमें कब मिलती हैं, उसको हम डांसिंग कैरोटिड्स कहते हैं। वो भी अगेन पेरिफेरल साइन है एयोर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन का। तो एयोर्टिक वाल्व के दो मर्मर होते हैं, एक सिस्टोलिक मर्मर जो एयोर्टिक स्टेनोसिस में होता है, और डायस्टोलिक मर्मर हमें एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में मिलता है। इसी तरीके से माइट्रल रिगर्जिटेशन में उल्टा है, यानी माइट्रल रिगर्जिटेशन में हमें सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा और माइट्रल स्टेनोसिस में हमें डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम पल्मोनिक वाल्व पे जाएं, यानी ऊपर जो वाल्व्स होते हैं, एयोर्टिक वाल्व होता है और पल्मोनिक वाल्व होता है, और जो नीचे वाल्व होते हैं वो माइट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो ऊपर वाले जो वाल्व्स होते हैं पल्मोनिक एंड एयोर्टिक वाल्व, उसमें स्टेनोसिस में हमें सिस्टोलिक मर्मर मिलता है और रिगर्जिटेशन में हमें डायस्टोलिक। ये पल्मोनिक वाल्व रिगर्जिटेशन है।
तो उसमें हमें डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। इसी तरीके से नीचे जो वाल्स हैं, माइटल वाल और ट्राइकस्पिड वाल, माइटल रिगेजिटेशन या ट्राइकस्पिड रिगेजिटेशन में हमें सिस्टोलिक मर्मर मिलेगा, माइटल स्टेनोसिस या ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में हमें डायस्टोलिक मर्मर मिलेगा। तो उसके बाद अब हम आते हैं कि कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के जो है वो प्रीकार्डियल एग्जामिनेशन में हमें क्या मिलता है। सपोज किसी को साइनोटिक हार्ट डिजीज है, तो साइनोटिक हार्ट डिजीज में अगर हमें कमांड मिलती है कि एग्जामिनेशन द प्रीकार्डियम एंड रेलिवेंट, तो हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हम साइनोसिस के साइंस देखते हैं, नेल बेड देखते हैं कि ब्लू तो नहीं है, फिंगर्स के पल्प्स देखते हैं कि फिंगर की टिप्स ब्लू तो नहीं है। इसको हम पेरिफेरल साइनोसिस कहते हैं। फिंगर्स में जो नेल्स में और जो फिंगर्स के जो टिप्स पे हम देखते हैं। जो सेंट्रल साइनोसिस होता है, वो हम टंग पे देखते हैं कि टंग जो है वो ब्लू तो नहीं है। अगर टंग ब्लू है तो उसको हम सेंट्रल साइनोसिस कहते हैं। तो एग्जामिनेशन में साइनोटिक हार्ट डिजीज में सबसे पहले हमारे पास आता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो यानी टॉफ। टॉफ में हमें क्लिनिकली क्या मिलेगा, साइनोसिस मिलेगी, और जो है हमें प्रीकॉर्डियम में क्या मिलेगा, इंस्पेक्शन पे हमें क्या मिलेगा, इंस्पेक्शन में हमें विजिबल पल्सेशन मिलेगी। समटाइम ये होता है कि पैक्टस एक्सकैविटम यानी स्टर्नम आगे से दबी हुई होगी, वो एसोसिएटेड होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो टॉफ के साथ। तो हमें इंस्पेक्शन पे पैक्टस एक्सकैविटम मिल सकता है, विजिबल पल्सेशन मिल सकती है, या प्रीवियस अगर वो टेट्रोलॉजी फेलो है और उसकी पहले कोई सर्जरी हुई हुई है तो उसका हमें स्कार मार्क मिलेगा। ओके, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल एंड द पेरिफेरल साइनोसिस, इस जवाब पे मैं बाद में आता हूँ। पहले मैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर दूं, उसके बाद हम पैल्पेशन पे आएंगे। पैल्पेशन में जो अपेक्स पीट है वो हमें डिस्प्लेस्ड नहीं मिलेगी, हमें फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही मिलेगी, लेकिन हमें थ्रिल मिल सकता है। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है पार्ट ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, उसका थ्रिल मिल सकता है, या उसमें जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट आरवीओटी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसका मर्मर हमें फील हो सकता है। तो पैल्पेबल मर्मर या थ्रिल हमें मिल सकता है अपॉन द पैल्पेशन। ऑस्कल्टेशन में डेफिनेटली हमें जो है वो सिस्टोलिक मर्मर ही मिलेगा जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का होगा, या पल्मोनिक वॉल एरिया में आउटफ्लो ट्रैक्ट का मर्मर मिलेगा। तो सवाल ये आया है मेरे पास एक स्टूडेंट का कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सेंट्रल एंड द पेरिफेरल साइनोसिस। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल में बात यह है कि हमने डिफरेंशिएट कब करना है सेंट्रल और पेरिफेरल। यानी अगर किसी को फ्रॉस्ट बाइट है, बहुत ज्यादा सर्दी में वो रहा है, तो उसको पेरिफेरल साइनोसिस होगी, सेंट्रल साइनोसिस नहीं होगी, उसको जो है वो टंग पे नहीं होगी। तो दूसरा ये कि जो कॉजेस हैं उसमें तो बहुत लंबी लिस्ट है साइनोसिस की, जिसमें अगर हम सेंट्रल साइनोसिस में तो साइनोटिक हार्ट डिजीज, अगर हम हार्ट डिजीज के हवाले से हैं तो साइनोटिक हार्ट डिजीज में हमारे पास 4 T's फार्मूला है। 4 T's याद रखिएगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया यानी ट्राइकस्पिड वॉल, और एप्स्टीन एनोमली। एप्स्टीन एनोमली अगेन ट्राइकस्पिड वॉल की एनोमली होती है, वो भी साइनोटिक हार्ट डिजीज के साथ ही होती है। और एजेनमेंगर सिंड्रोम, अगर किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिजीज था, जैसे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, अगर किसी को था और उसने पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप कर दिया, और पल्मोनरी हाइपर टेंशन डेवलप करने के बाद उसका जो शंट था, इनिशियली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में शंट जो होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। अगर ये शंट रिवर्स हो जाए, राइट टू लेफ्ट हो जाए, तो उसको हम एजनमेंगर सिंड्रोम कहते हैं। तो एजनमेंगर सिंड्रोम में साइनोसिस सेंट्रल साइनोसिस होता है। जो कार्डियक काजेज हैं साइनोसिस के, वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया,
एप्स्टीन एनोमली एंड इजन-मेंगर सिंड्रोम। अब आया है कि सवाल कि जो है वो when there is no worsening of apex beat on inspiration or expiration, what will be the condition? सबसे पहली बात ये कि अपेक्स बीट की इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन पे वर्सनिंग नहीं होती, मरमर वर्स होता है। यानी अगर किसी को सिस्टोलिक मरमर आ रहा है तो डीप इंस्पायरेशन पे वो वर्स होगा, या किसी को डायस्टोलिक मरमर आ रहा है वो डीप इंस्पायरेशन पे एक्सपायरेशन पे वर्स होगा। अगर हम लेफ्ट साइडेड लीजन है यानी लेफ्ट हार्ट का प्रॉब्लम है तो एक्सपायरेशन पे वर्स होगा। अगर राइट साइड का प्रॉब्लम है तो वो इंस्पायरेशन पे वर्स होगा। उसकी मैंने फिजियोलॉजी भी मैंने आपको बताई कि इंस्पायरेशन से पेरिफेरल वीनस रिटर्न बढ़ता है, तो इसलिए राइट साइडेड मर्मर हमारे और प्रोनाउंस हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं और अच्छी सुनाई देते हैं। तो अपेक्स बीट जो है वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पे बढ़ती नहीं। अगर किसी को सपोज कार्डियोमेगली है, उसकी अपेक्स बीट जो है वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पे है, तो वो वापस तो नहीं आएगी ना। या सपोज अगर किसी को कार्डियोमेगली नहीं है और उसकी जो है वो मिड क्लेविकुलर लाइन पे है और इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पे वो आगे पीछे तो नहीं होगी ना। तो ये बहुत ही गलत सवाल है कि अपेक्स बीट कभी भी इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन पे कहीं नहीं जाती है। तो वीएसडी के बारे में सिर्फ वीएसडी लिखा हुआ है कि वीएसडी में साइनोसिस नहीं होता। अगर किसी को सिंपल वीएसडी है तो उसमें साइनोसिस तब तक नहीं होगा जब तक वो एजन-मेंगर सिंड्रोम डेवलप ना करे। नॉर्मली हमारे जो लेफ्ट हार्ट के प्रेशर्स होते हैं, जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वही लेफ्ट हार्ट के प्रेशर्स होते हैं, यानी 120 प्रेशर होता है। जो हमारा राइट साइडेड प्रेशर होता है वो मैक्सिमम 20 तक होता है। अगर 20 से ज्यादा होगा तो उसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी लेफ्ट हार्ट इज अ हाई प्रेशर एरिया, राइट हार्ट इज अ लो प्रेशर एरिया। अगर किसी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा, यानी लेफ्ट टू राइट शंट होगा। अगर किसी को लेफ्ट टू राइट शंट होगा तो उसको साइनोसिस नहीं होगा। यही केस अगर ट्रीट ना किया है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को हमने ट्रीट नहीं किया, पेशेंट इसी के साथ रहा, तो इसमें क्या होगा कि पेरिफेरल उसकी जो पल्मोनरी वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी, तो उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप होगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि राइट साइड प्रेशर बढ़ जाएंगे लेफ्ट साइड से, तो उस वक्त शंट रिवर्स होता है, यानी नॉर्मली लेफ्ट टू राइट शंट होता है। जब पल्मोनरी प्रेशर एक्सीड कर जाएंगे लेफ्ट साइड प्रेशर को तो शंट रिवर्स हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट शंट हो जाएगा। अब ये राइट साइड पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड वीनस ब्लड होता है, वो मिक्स होगा लेफ्ट साइडेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, तो यहाँ पे हमें साइनोसिस मिलना शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, तो साइनोटिक हार्ट डिजीज में हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो होता है वो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो होता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो में मैंने आपको क्लिनिकली बताया कि 4 चीज़ें होती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, ओवरराइडिंग ऑफ आयोर्टा होता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, और राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यानी उसमें पल्मोनिक स्टेनोसिस नहीं होता या पल्मोनिक वॉल डिफेक्ट नहीं होता, पल्मोनिक वॉल एंटायरली नॉर्मल होता है उसका। राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक्ट यानी पल्मोनिक वॉल के बाद होगा या पल्मोनिक वॉल से पहले होगा प्रॉब्लम। तो 4 चीजें होती है। 4 पीस, ओके। 4 पीस जो है वो 4 पीस तो मैंने नहीं बताई थी, 4 टीज बताए थे। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया एंड एप्स्टीन एनॉमली एंड इजन-मेंगर सिंड्रोम, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज कहलाती है। Transposition is also cyanotic. Basically transposition of great artery यानी transposition of aorta, transposition of
ग्रेट आर्टरीज वो भी अगेन जो है वो अनलेस ये जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है, जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है वो उसमें साइनोसिस लाजमी नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो डिपेंड करता है कि इंटरकार्डियक शंट है या नहीं है, और ट्रांसपोजिशन कंप्लीट है या नहीं है। अगर अयोर्टा राइट हार्ट से निकल रहा है और पल्मोनिक आर्टरी लेफ्ट हार्ट से निकल रही है, तो ये लाइफ के लिए सक्सेप्टेबल नहीं होगा अनलेस कोई इंट्राकार्डिक शंट ना हो। सपोज वीएसडी होना चाहिए, एएसडी होना चाहिए या पीडी होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो जो वीनस सर्कुलेशन है वो वीनस से चलती रहेगी, और एयोर्टिक सर्कुलेशन एयोर्टा और आर्टरीज में चलती रहेगी, और ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, तो लाइफ के लिए इनकॉम्पिटेबल है। तो उसमें साइनोसिस लाजमी नहीं है कि हमें मिले। तो अगर हम अपने जो है लेक्चर को समराइज करें कार्डियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में, तो किसी भी केस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले जो होती है वो हिस्ट्री होती है। हिस्ट्री में हमने देखना होता है कि जो है अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन को हम स्केल में देखते हैं, सीसीएस कैनेडियन कार्डियक सोसाइटी सीसीएस। जैसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को स्केल में देखते हैं कि NYH न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन का, कि कितना सांस फूलता है अगर, या कितना चलने से दर्द होता है। तो सबसे पहले जो है हम चेस्ट पेन को अगर हम एवेल्युएट करें, तो मैंने आपको टिपिकल चेस्ट पेन के फीचर्स बताए। टिपिकल चेस्ट पेन के फीचर्स ये होते हैं कि सेंट्रल होता है, रेडिएट करता है जॉ में, लेफ्ट आर्म में, हैवीनेस फील होती है, और जो है एग्रावेट होता है वॉकिंग से या एक्सर्शन से या स्ट्रेस से, रिलीव होता है रेस्ट से या सबलिंगुअल नाइट्रेट से। इसको हम टिपिकल चेस्ट पेन कहते हैं। फिर हमारे पास डिफरेंट किस्म के पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि सर हम थोड़ा सा चलते हैं फिर दर्द होता है, रेस्ट पे नहीं होता, तो इसको हम अंजाइना कहते हैं। जैसे अंजाइना की जो क्लासिफिकेशन है, दो किस्म का अंजाइना होता है, अनस्टेबल अंजाइना एंड स्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना वो होता है जो हम प्रेडिक्ट करें। एक पेशेंट है, उनको महीनों से दर्द होता है सीने में, वो कहता है कि मैं 3 मंजिल सीढ़ी चढ़ता हूँ या 2 किलोमीटर वॉक करता हूँ तो फिर सीने पे दबाव महसूस होता है, जो जॉ में जाता है, लेफ्ट आर्म में जाता है। जब मैं उससे कम चलता हूँ या रेस्ट करता हूँ तो वो सही हो जाता है, और ये महीनों से चल रहा है, तो इसको हम स्टेबल एंजाइना कहते हैं। यानी स्टेबल एंजाइना जो होता है वो प्रिडिक्टेबल होता है। उसी के बरक्स अनस्टेबल एंजाइना, तो अनस्टेबल एंजाइना तब होता है, वो पार्ट होता है एसीएस का, अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का। तो अनस्टेबल एंजाइना की 3 डेफिनेशन जो हम लेते हैं, वर्सनिंग एंजाइना, जो पेशेंट पहले कहता था कि मुझे 3 किलोमीटर पे दर्द होता है या तीसरी मंजिल पे दर्द हो रहा था, अब वो मुझे पहली मंजिल पे हो रहा है या रेस्ट पे हो रहा है, या अब मैं थोड़ा सा चलता हूँ तो वही वाला दर्द आ जाता है, तो ये वर्सनिंग अंजाइना हो गया। यानी अनस्टेबल अंजाइना की जो डेफिनेशन हो गई वर्सनिंग अंजाइना, तो वर्स हो गया तो वो अनस्टेबल में आ जाएगा। दूसरी अनस्टेबल अंजाइना की डेफिनेशन ये है कि अंजाइना एट द रेस्ट, यानी रेस्ट पे उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो वो अनस्टेबल अंजाइना होगा। तीसरी डेफिनेशन जो अनस्टेबल अंजाइना की है वो है कि अंजाइना फर्स्ट टाइम हुआ है, यानी पहले कभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हिस्ट्री नहीं है, पहले कभी कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज की हिस्ट्री नहीं है, चेस्ट पेन की हिस्ट्री नहीं है, जिंदगी में पहली मर्तबा दर्द हुआ है, तो वो भी अनस्टेबल अंजाइना में ही आएगा। तो 3 डेफिनेशन अनस्टेबल अंजाइना की। तो हम उसको स्केल कर रहे थे कि इसको कितना बुरा दर्द होता है। सपोज अगर कोई आता है, कहता है कि सर मुझे चेस्ट जो है, चेस्ट पेन जो होता है वो रेस्ट पे होता है, उसको हम CCS 4 कहते हैं, कैनेडियन कार्डिक सोसाइटी स्केल 4, यानी लास्ट स्टेज जो है, रेस्ट पे पेन हो रहा है। फिर हम आते हैं CCS 3, अंजाइना ऑन रूटीन एक्टिविटीज, यानी कोम्बिंग द हेयर,
चेंजिंग द क्लॉथ्स, टेकिंग द शॉवर, तो उसमें अगर पेन होता है तो उसको हम CCS3 कहते हैं, यानी डेली रूटीन एक्टिविटीज में। फिर हम आते हैं CCS2 पे, यानी मोर देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, यानी शॉवर या कॉम्बिंग या चेंजिंग क्लॉथ से थोड़ा सा ज्यादा और चले तो फिर दर्द होता है, लेकिन उससे पहले होते हैं, उसे CCS2 कहते हैं। अगर मैक्सिमम चलने से, यानी जो है वो किलोमीटर्स चलने से या ज्यादा चलने से, मोर देन 2 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स चढ़ने से अगर दर्द होता है तो वो CCS1 होता है। तो हम चेस्ट पेन को जो क्लासिफाई करते हैं या अंजाइना को जो क्लासिफाई करते हैं वो CCS, कैनेडियन कार्डिक सोसाइटी के स्केल से कहते हैं कि पेन कितना हो रहा है, CCS1 है, CCS2 है, CCS3 है, CCS4 है। तो इसी तरीके से हम NYHA, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की क्लासिफिकेशन यूज करते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी पे हो रहा है, मोर देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी पे हो रहा है, लेस देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी पे हो रहा है, या रेस्ट पे हो रहा है। मोर देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी NYHA 1, ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी NYHA 2, लेस देन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी NYHA 3, एट रेस्ट NYHA 4। तो हिस्ट्री में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये पूछते हैं कि अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो कौन सा CCS है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है तो कौन सा NYHA क्लास है। फिर हम आते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। रिस्क फैक्टर्स हम पूछते हैं कि कोरोनरी डिजीज के क्या क्या रिस्क फैक्टर है। सपोज कोई पेशेंट है जिसको मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है, ओबीज है, स्मोकर है, मेल है, डायबिटिक है और जंक फूड्स भी बहुत ज्यादा लेता है, तो उसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स है। तो हम रिस्क फैक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल। फिर हम आते हैं हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन पे। एग्जामिनेशन पे मैंने आपको बताया है कि आफ्टर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन हम कार्डियक एग्जामिनेशन पे आते हैं। कार्डियक एग्जामिनेशन में सबसे पहले कॉन्सेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान है, मैंने आपके दिल का मुआयना करना है, इजाजत है, आपका नाम क्या है। फिर हम पोजीशन बनाते हैं, पोजीशन 45 की डिग्री पे हम लिटाते हैं और उसके बाद हम जो है उसका चेस्ट एक्सपोज करते हैं प्रॉपरली, बाकी रेस्ट एरिया कवर करते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं चेस्ट को। इंस्पेक्शन करने के बाद हम पैल्पेशन करते हैं। पैल्पेशन के बाद परकशन हमारे कार्डियक एग्जामिनेशन में कोई रोल नहीं है। फिर हम डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन पे आ जाते हैं। ऑस्कल्टेशन में फिर हमने मरमर को क्लासिफाई किया कि मरमर कौन सा आ रहा है, सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, वर्स किससे हो रहा है, इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन से, और मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ पर आ रही है, माइट्रल वॉल एरिया में आ रही है, पल्मोनिक वॉल एरिया में आ रही है, एयोटिक वॉल एरिया में आ रही है, या ट्राइकस्पिड वॉल एरिया में आ रही है। उसके बाद जो है हम अपना जो है डिफरेंशियल बनाते हैं। जैसे मैंने आपको डिफरेंशियल बनाना सिखाया कि सपोज हमें लेफ्ट साइड पेरास्टर्नम पे या अपेक्स ऑफ द हार्ट पे सिस्टोलिक मरमर आ रहा है, तो उसके हमारे 3 डिफरेंशियल्स होते हैं कि इसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन भी हो सकता है, माइट्रल रिगर्जिटेशन भी हो सकता है। तो क्लिनिकली हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो तरीका भी मैंने आपको बताया। तो हिस्ट्री के बाद एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। हम हमारे जहन में एक डायग्नोसिस होता है कि इसको पॉसिबली ये हो सकता है या ये हो सकता है, जो हम कंफर्म करते हैं इन्वेस्टिगेशन में। जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती हैं तो उसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है वो एकोकार्डियोग्राफी होता है। ईसीजी हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ईसीजी हमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज की इंफॉर्मेशन दे सकता है, या एट टाइम्स ये होता है कि कार्डियोमायोपैथीज में जो है हमें कुछ इंडिकेशन दे सकता है, लेकिन ज्यादातर जो डायग्नोसिस हम बना रहे होते हैं वो एकोकार्डियोग्राफी पे बना रहे होते हैं कि सपोज किसी को वल्व्यूलर रिगर्जिटेशन है या वल्व्यूलर स्टेनोसिस है, तो उसको हम देखते हैं कि कौन से वाल की रिगर्जिटेशन है या कौन से वाल का स्टेनोसिस है और उसकी ग्रेड क्या है। सपोज माइल्ड स्टेनोसिस है या मॉडरेट स्टेनोसिस है तो उसको हम मेडिकेशन पे रखते हैं। अगर सीवियर स्टेनोसिस है तो उसको हम सर्जरी या इंटरवेंशन का एडवाइस देते हैं। तो हमारा फाइनल जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है
वो एकोकार्डियोग्राफी पे होता है। तो एको पे हम जो है वो डायग्नोज करते हैं कि वल्वुलर लीजन है। अगर वल्वुलर लीजन है तो कौन से वाल का है और उसकी डिग्री क्या है। और तीसरी चीज जो हम देखते हैं वो एसोसिएटेड लीजन, यानी एक तो हमने क्लिनिकली डायग्नोज किया, कोई एसोसिएटेड चीज ऐसी तो नहीं है जो हमें क्लिनिकली नहीं मिली, वो हमें इंसिडेंटली मिला है। सपोज किसी किसी को जो है वो दो वाल्व का मसला होता है, सपोज माइट्रल वाल्व के साथ एयोर्टिक वाल्व भी डिजीज है। जैसे मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो डिजीज है वो रूमेटिक हार्ट डिजीज है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में यूजुअली माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व होता है। एट टाइम्स माइट्रल वाल्व के साथ एयोर्टिक वाल्व भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो हम एको पे कंफर्म करेंगे कि कहीं एक वाल्व का मसला है, दो वाल्व का मसला है, या और भी कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज या कोई एसोसिएटेड लीजन तो नहीं है। तो हमारी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस जो होती है वो एकोकार्डियोग्राफी पे होती है। एट टाइम ये होता है कि ट्रांसथोरेसिक एको हमें सही आंसर नहीं देता, तो फिर हम कंसीडर करते हैं ट्रांस एसोफेजल एकोकार्डियोग्राफी। ट्रांस एसोफेजल एकोकार्डियोग्राफी थोड़ा सा इन्वेसिव होता है, तो हर मरीज में हम नहीं करते। जिसमें हमें डायग्नोसिस पे शक होता है, ट्रांसथोरेसिक एको इतनी इंफॉर्मेशन नहीं दी जितनी हमें रिक्वायर्ड थी, तो फिर हम ट्रांस एसोफेजल एको की तरफ जाते हैं। सपोज हमें ट्रांस थोरेसिक और ट्रांस एसोफेजल एको दोनों जो है वो कह रहे हैं कि भाई अभी भी शक है, हमें डायग्नोसिस सही नहीं मिल रहा, तो फिर हम कार्डियक सीटी स्कैन या कार्डियक एमआरआई की तरफ जाते हैं। उसमें हमें जो है वो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज का सही से पता चलता है। लेकिन जो वल्व्यूलर रिगर्जिटेशन और वल्व्यूलर स्टेनोसिस है वो कार्डियक सीटी और कार्डियक एमआरआई इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देते जितना हमें एको देता है, क्योंकि हमें फिजियोलॉजिकली देखना है कि कितना स्टेनोसिस है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, या कितना रिगर्जिटेशन है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट उस पर डिपेंड करता है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट होता है तो उसको हम मेडिकेशन पे रखते हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर होता है प्लस सिम्टम्स होते हैं तो फिर हम उसको इंटरवीन करते हैं। जैसे परकुटेनियस हम वाल को खोलते हैं बगैर ऑपरेशन के, या ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हम भेज देते हैं। तो फिजियोलॉजिकली वल्वुलर रिगर्जिटेशन और वल्वुलर स्टेनोसिस कितना सीवियर है वो हमें एकोकार्डियोग्राफी आंसर देगा, हमें कार्डियक एमआरआई कार्डियक सीटी नहीं देगा। कार्डियक सीटी और कार्डियक एमआरआई हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज और एट टाइम्स कोरोनरी एनोमलीज में हेल्प करता है। तो ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई। उसके बाद हमारा डायग्नोसिस कंफर्म होता है, फिर हम उसको ट्रीट करते हैं। यहाँ पे हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं, और अगर कोई सवाल है तो आप मैसेज में पूछ सकते हैं। व्हाट इज एनोमली? एनोमली टर्म जो यूज होता है एबनॉर्मल के, जैसे जो है वो कोरोनरीज हमारी जो है वो अगर नॉर्मल लेफ्ट और राइट से अराइज हो रही है, लेफ्ट मैन जो है वो लेफ्ट कस से अराइज होती है, राइट कस राइट कोरोनरी जो है वो राइट कस से अराइज होती है। समटाइम ये होता है कि सरकमफ्लेक्स जो है वो राइट कस से हो, तो कोरोनरी एनोमली कहलाती है वो, यानी एनोमलस ओरिजिन है, नॉर्मल ओरिजिन नहीं है।
दूसरा सवाल यह है कि मोस्ट एक्यूरेट जो है वो एको है या ईसीजी है। देखें, हम डिपेंड करता है कि क्या सोच रहे हैं डायग्नोसिस। अगर किसी को हम STEMI सोच रहे हैं या नॉन STEMI सोच रहे हैं, ACS सोच रहे हैं, तो ईसीजी हमारे पास सबसे अच्छा एविडेंस होता है। अगर किसी को वल्वुलर हार्ट डिजीज है, वल्वुलर स्टेनोसिस या वल्वुलर रिगर्जिटेशन सोच रहे हैं, तो उसके लिए एको बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। अगर किसी को हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज सोच रहे हैं तो एको अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अगर एट टाइम्स ये होता है कि सही आंसर नहीं देता है एको, तो फिर हम सीटी या CMR की तरफ जाते हैं। कैन यू रिपीट द मर्गर? ओह माय गॉड, टाइम इज ओवर। बस लास्ट जो है वो सवाल का जवाब देते हैं। मर्मर्स जो होते हैं वो सिस्टोलिक होते हैं और डायस्टोलिक होते हैं। जो सिस्टोलिक मर्मर होते हैं वो पल्स के साथ आते हैं, यानी हम मर्मर सुन रहे हैं, साथ में पल्स को फील कर रहे हैं, रेडियल, कैरोटिड या फेमोरल, जो हमें आसानी से मिल जाए। अगर मर्मर पल्स के साथ आ रहा है तो सिस्टोलिक मर्मर है, पल्स से पहले या पल्स के बाद आ रहा है तो डायस्टोलिक मर्मर है। चले, ये कह रहे हैं कि टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू।